हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म कंडीशन हर चीज होते हैं वो सभी कुछ हम देखेंगे। आपके पेपर में जैसे सवाल पूछे जाते हैं उनको हम बताएंगे, किस प्रकार से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से आने की संभावना है आपके पेपर में। तो चलते हैं, जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये पीडीएफ बना है, हर चीज को ध्यान में रखा गया, डायग्राम को, फिगर को, ताकि आपको आसानी से हर चीजें समझ में आ सके। क्योंकि इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक्स सभी बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है कि कम थोड़ी सी समझाया जाता है या यूट्यूब पे उतना पढ़ाया नहीं गया है। इसीलिए हम क्या है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पर लेकर आए हैं। और आपके जो पेपर हो, कोई भी पेपर हो, चाहे पीसीएस आईएएस कोई भी पेपर हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो चलते हैं, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इन्फ्लेशन। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हर एक चीज़ों को आप देखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड करके ले सकते हैं। जिनको आरओ का क्विज करना है फ्री ऑफ कास्ट, वो भी नीचे आपको लिंक दिया गया है, जाकर आरओ का क्विज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हाँ, आप सबको एक चीज़ बताना चाहता था, मेडाइवल हिस्ट्री का जो पीडीएफ था वो मैं पूरी तरह से नहीं दे पाया हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन था। बिकॉज उसमें क्या हुआ था, मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था, पूरी तरह से सब कुछ फॉर्मेट हो गया, उसी में पीडीएफ वो पड़ी थी। और जो मैं देने से पहले ही मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हुआ था, थोड़ी सी मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिकवर हो जाता तो सही है, नहीं तो आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। या मैंने इतनी पीडीएफ दिया है, एक पीडीएफ तो खुद से ही बना लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं यहाँ पर मुद्रास्फीति। बट अगर रिकवर हो जाता है तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। चलते हैं, यहाँ देखते हैं। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। क्या लिखा गया है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो शब्द होता है, इसका जब जब भी आपके दिमाग में आए इन्फ्लेशन होता क्या है, तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जो सभी वस्तुएं होती हैं आपके आसपास, जो भी वस्तुएं आप यूज करते हैं, सेवा में लेते हैं, कोई सेवाएं होती है, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट ये सब होता है, उनकी कीमतें क्या होती है, लगातार बढ़े हैं। लगातार बढ़ने का मतलब क्या है, उनकी जो जो पैसे की आपकी क्रय शक्ति है वो कम होता जाए। पैसे की क्रय शक्ति का मतलब क्या है, मतलब मैं अगर कहूँ कि आप जाइए और मार्केट से एक ब्रेड लाइए, ठीक है, एक ब्रेड का पैकेट लाइए, तो मैं आप कितना रुपए दूंगा आपको, मैं अभी आपको 30 से 40 रुपए दूंगा, जाइए लाइए, जब सामान्य चीजें होंगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो मैं आपको कितना रुपए दूंगा, लगभग 1000 रुपए दूंगा, तब जाकर एक ब्रेड का पैकेट लेंगे। मतलब जब हाई इन्फ्लेशन होगा, तो वो क्या हुआ, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई, कम हो गई। क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति मतलब क्या, कि आप 30 रुपए लेकर जाके वो चीजें खरीद लाते थे, अब मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, मतलब ये ज्यादा रुपए जा रहा है, तब उसको मिल रहा है आपको ब्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुद्रा की पावर क्या हुई, कम हुई। तो वही कह रहा है कि वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई है। वही ये क्या है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, पावर कम हो जाती है मुद्रा की। अब देखिए, मुख्य कारण क्या होता है कि बार बार ये आता क्यों है, क्यों आता है कि मुद्रा की आपूर्ति वेरी हाई हो, बहुत हाई हो जाती है। अब क्या होता है इसमें, मुद्रा की आपूर्ति आपूर्ति क्या होता है, जैसे सभी लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ जाता है, मतलब जो भी सामान्य वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब, सभी के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन अपने आप होगा। क्यों? क्यों इन्फ्लेशन होगा? क्योंकि एक वस्तु के लिए बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि सभी के पास पैसा होगा। इसीलिए जो वस्तु पहले बहुत कुछ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, वो सभी लोग अब खरीदने लगेंगे। तो इसीलिए मतलब उसका डिमांड सप्लाई हर चीज बढ़ जाए। देखिए, मुद्रा जो इन्फ्लेशन होता है वो काफी हद तक सही भी होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए तो खराब होता है, लेकिन अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सही होता है। अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों थोड़ा सा सही होता है। अब देखिए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, किसको, मुद्रा मतलब ये जो इन्फ्लेशन होता है किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, ये बताना है, ठीक है। या मुद्रा आपूर्ति को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा कि इन्फ्लेशन ना बढ़े।
तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति से कंट्रोल करता है। किस नीति से आरबीआई कंट्रोल करता है, अपने मौद्रिक नीति से। और सरकार क्या करती है, वो राजकोषीय नीति से मतलब कंट्रोल करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति किसने कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा लाया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। जो मॉनेटरी, अब देखिए कैसे याद करेंगे, याद करने देखिए यहाँ पर अगर हिंदी वाला टर्म देखा जाए, राज, अब देखिए राज कहाँ होगा, राज सरकार ही राज करती है, बस ऐसे याद कर लीजिए। मतलब राज्य कौन होगा, सरकार ही राज्य, सरकार और राज्य का रिलेशन है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और मॉनेटरी मतलब मनी, मनी मतलब क्या, आरबीआई, ऐसे याद कर लीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाती है, तो ये आरबीआई लाती है। राजकोषीय नीति कौन, ये फिजिकल पॉलिसी कौन लाती है, ये सरकार। बस ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए जब मुद्रा आपूर्ति बहुत हाई हो जाता है, देखिए मुद्रा आपूर्ति को कम करने के देखिए 4 टर्म याद रखेंगे। एक इन्फ्लेशन, तो अभी हमने समझा दिया इन्फ्लेशन क्या होता है। एक आप याद रख लेंगे ये डिस इन्फ्लेशन, ये लिखा गया ना डिस इन्फ्लेशन, तो डिस इन्फ्लेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मुद्रा आपूर्ति को कम करने करके जिसे डिसइन्फ्लेशन या विस्फीति या अनस्फीति कहते हैं। अब देखिए जब मुद्रा स्फीति क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करता है, किया जाता है, मुद्रा आपूर्ति को सरकार और गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, उसको कम किया जाता है। जब सरकार और आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को कम किया जाता है, मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये याद रख लेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, वो टर्म जब मुद्रा स्फीति आपूर्ति को कम किया जाता है, तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ना इन्फ्लेशन, और मुद्रा आपूर्ति घटना डिसइन्फ्लेशन होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक टर्म होता है डिफ्लेशन, अवस्फीति या अपस्फीति। देखिए इंग्लिश वाला टर्म याद, इसलिए मैं इंग्लिश वाला ज़्यादा आपके इकोनॉमिक्स में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा सिंपल होता है इकोनॉमिक्स में कंपेयर टू हिंदी वाला। डिफ्लेशन क्या होता है, देखिए 2 टर्म तो आपको समझ में आ गया, एक इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, ये टर्म याद रख लेंगे। एक इन्फ्लेशन आ गया टर्म, एक टर्म आ गया डिसइन्फ्लेशन, आपूर्ति बढ़ाना, आपूर्ति कम। अब डिफ्लेशन क्या होता है, अवस्फीति क्या होता है, या अपस्फीति, लिखा गया है ना अपस्फीति, जब देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार कमी हो रही हो। अब क्या होता है डिफ्लेशन, जब देश में जो वस्तु होता है और सेवाएं होती हैं उनकी कीमत में लगातार कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, आरबीआई और गवर्नमेंट के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को क्या करके बढ़ा करके क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं, याद रख लेंगे। अब देखिए यही जो चारों टर्म, एक टर्म आ गया क्या यहाँ पर, रिफ्लेशन आ गया, एक डिफ्लेशन आ गया, एक डिसइन्फ्लेशन आ गया, और एक इन्फ्लेशन, यही 4 टर्म अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। ये 4 टर्म कौन सा है, एक इन्फ्लेशन शब्द है, एक डिसइन्फ्लेशन शब्द है, एक डिफ्लेशन शब्द है, एक रिफ्लेशन शब्द है, यही चारों को देखिए। अभी यहाँ आप समझ में जाएंगे। अगर मैं कहूँ मुद्रा स्फीति क्या होता है, मुद्रा स्फीति जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, देखिए मुद्रा का बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में आ जाना। जब मुद्रा बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सबके पास पैसा होगा, सब लोग मार्केट जाएंगे और सभी लोग सभी वस्तुएं खरीदेंगे, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। अब इसी को नियंत्रित, देखिए मनी सप्लाई को कम करने, देखिए मनी सप्लाई इतना यहाँ मनी था, हमने यहाँ इमेज में इतना मनी, छोटा सा मनी दिखा दिया, तो वो क्या होगा, डिस इन्फ्लेशन, विस्फीति हो गया। मुद्रा स्फीति, यहाँ मुद्रा मतलब मुद्रा बढ़ गया है, और बी मतलब विस्फीति मतलब कम, डिस इन्फ्लेशन, तो यहाँ डिस लिखा गया है तो डिस इन्फ्लेशन, तो मुद्रा कम हो गया है। तो इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए डिफ्लेशन क्या हो गया, यहाँ पर पैसा मार्केट में बहुत कम है, ठीक है, किसी के पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। जब कुछ भी पैसा खरीदने के नहीं है तो उसको क्या करें, मुद्रा को, अब देखिए मनी सप्लाई को हाई करना होगा, तो यहाँ देखिए मनी कम थी,
तो फिर इसके बाद मनी को यहाँ कर क्या कर दिया गया, ज़्यादा कर दिया गया, तो उसको रिफ्लेशन कहा गया। तो यहाँ पर 4 टर्म याद रख लेंगे, इन्फ्लेशन को डिसइन्फ्लेशन, इसको बराबर करने के लिए, और डिफ्लेशन को करने के लिए, बराबर को रिफ्लेशन करने के लिए, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा, और ये दोनों मिल जाएंगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, एक जगह मनी ज़्यादा हुई फिर कम किया गया, एक जगह मनी कम थी ज़्यादा करना था। ठीक है, तो चारों ये वर्ड आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई भी पूछे डिफ्लेशन क्या होता है, देखिए यहाँ ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा डिस इन्फ्लेशन से। जब इन लिखा रहे तो यहाँ पर इन वाला ये वाला है, मुद्रा आपूर्ति मतलब कम करना। यहाँ डिफ है, डी ई एफ आ गया, इन नहीं आया, डिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन मतलब फॉल ऑफ, एफ मतलब याद रखेंगे फॉल ऑफ मनी। ठीक है, एफ मतलब क्या है, फॉल ऑफ मनी, ऐसे याद कर लेंगे तो वहां पर पेपर में समझ में आ जाएगा। तो फॉल ऑफ मनी, तो यहाँ पर रिफ्लेशन, तो जो फिर रिफिल करना होगा, पुनः स्फीति ना मतलब रिफिल करना, ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर, देखिए एक मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कितना है, ये 50,000 रुपये है। ठीक है, तो 50,000 रुपये है, मतलब एक, मान लीजिए 1,000 रुपये है। ठीक है, तो 1,000 रुपये हुआ, फिर आपके मूल्य परिवर्तन किधर हुआ, फिर 2,000 हो गया, फिर 3,000 हो गया, किसी वस्तु का दाम है, फिर 4,000 हो गया, फिर 5,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब वस्तु आपके पास कितना है, ये बढ़ रहा है, तो ये मुद्रा स्फीति हो गया। आपके पास पैसा बढ़ रहा है ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ऐसे बढ़ रहा है पैसा। तो ये देखिए पैसा आपका बढ़ रहा है। फिर इसको पैसा घटाने के लिए, देखिए पैसा बढ़ गया, फिर पैसा क्या करेंगे, जो घटाना होगा तो क्या होगा, ऐसे देखिए पैसा ये घट गया। तो मुद्रा स्फीति है, मतलब पैसा बढ़ा है, ये पैसा बढ़ा, इसके बाद जब ऐसे नीचे आ रहा है तो डिस इन्फ्लेशन हो गया। अब देखिए ये पैसा घट गया, तो ये पैसा बढ़ा और इसके बाद पैसा ये घट गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मतलब ये 6 पे जाके फिर यहाँ पर 0 पे आ गया, तो यहाँ पर मैनेज हो गया, तो यहाँ 6 पे जाके ये 0 पे आ गया। तो इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन बराबर यहाँ तक लाना है, ये भी यहाँ तक लाना है और ये भी यहाँ तक, यही बीच पे ही रहना है। अब देखिए यहाँ पर डिफ्लेशन क्या हुआ, मनी एकदम कम होती जा रही है, -2, -3, -1, -2, मतलब ये घट रहा है मनी आपका। तो अगर मनी आपका घट रहा है तो देखिए अपस्फीति हो गया। अब इसको बढ़ाना होगा, तो ये बढ़ाएंगे कैसे, रिफ्लेशन पे। जब ये रिफ्लेशन जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो यही देखिए ये चक्र है पूरी तरह से। ये जब रिफ्लेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, फिर जाके मुद्रा, अब इतना ज़्यादा नहीं, देखिए बैलेंस में करना है, कंट्रोल करना है, तब इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि जब कि मुद्रास्फीति आ जाए। लेकिन क्या होता है, मनी बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वही मुद्रास्फीति आ जाती है। फिर अगर सरकार क्या करती है, फिर घटाती है, तो फिर डिसइन्फ्लेशन करती है, फिर घटते 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 फिर क्या होता है, फिर डिफ्लेशन आ जाए, फिर यही आ गया। तो ये चक्र क्या होता है, ये चलता रहता है पूरी, यही ये जो चक्र चलता, ये जो ऐसे चक्र चलता रहता है, इसी में यही चारों टर्म आते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। तो ये चारों टर्म इसी में आते हैं। जैसे आप पहले कम हुआ फिर बढ़ा दिए, ज़्यादा हो गया इन्फ्लेशन, फिर घटा दिए, घटा सरकार ने घटाया डिसइन्फ्लेशन, फिर अगर ज़्यादा घट गया तो डिफ्लेशन हो जाएगा। फिर क्या है, जब फिर ऐसे बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ाएंगे तो रिफ्लेशन हो जाएगा आगे चल के। तो इसी चक्र में क्या होता है, वो चलता रहता है आपके ये चारों शब्द। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कहूँ, देखिए मुद्रा स्फीति और जो अस्फीति, इसमें देखिए दोनों में अगर मैं कहूँ कि मुद्रा स्फीति ज़्यादा है कि ये अस्फीति ज़्यादा है, जिसको डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कि ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि डिफ्लेशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो ये अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एडी क्या होता है और एएस क्या होता है। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड होता है, संपूर्ण मांग होता है, और संपूर्ण आपूर्ति होती है। तो मतलब पूर्ण रोजगार यहाँ हो जाता है, जब संपूर्ण रोजगार, संपूर्ण मतलब संपूर्ण मांग और संपूर्ण आपूर्ति। जैसे किसी कंपनी में कितनी जरूरत है, मान ले 500 वर्कर की जरूरत है, तो 500 वर्कर की जरूरत है तो 500 मिल गए, तो क्या हो गया, संपूर्ण आपूर्ति हो गई, तो पूर्ण रोजगार मिल गया कि नहीं। तो बस ऐसे ही समझ जाइए।
अब देखिए यहाँ पर अगर एडी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, एडी ज़्यादा हो जाएगा, संपूर्ण मांग ज़्यादा, एडी मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, जब पैसे जिसके पास ज़्यादा होगा तभी तो, अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आपके पास डिमांड होगी, पैसा नहीं होगा तो आपके पास डिमांड कहाँ होगी। तो अगर एडी ज़्यादा होगा और एएस क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। जब यही क्या हो जाए, यही क्या कहलाएगा, यही इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब जब एडी कम होगा मतलब डिमांड कम होगी और आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, पैसे लोगों के पास कम है, कंपनियां जो उत्पादन करने वाली है वो ज़्यादा सामान बना रही है, तो आपूर्ति ये कम हो जाएगी, तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। याद रखेंगे, डिप्रेशन और ये मुद्रास्फीति। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, अवस्फीति और मुद्रास्फीति, इसमें कौन अच्छा होता है, अभी मैं ये बताता हूँ क्या कौन अच्छा होता है। देखिए अगर मुद्रास्फीति की हम बात करते हैं, क्या होता है, मुद्रास्फीति जब होगी तो जो वस्तु होंगी क्या होगी, जो वस्तु होंगी वो क्या होगी, कम होगी। अब देखिए अगर वस्तु मान लीजिए किसी कंपनी में है, कंपनी में वो कोई वस्तु कम बन रहा है, अब यहाँ पर लोगों के पास आपके पास पैसा, हमारे पास, सभी के पास आ गया पैसा, तो क्या करेंगे कंपनी वाले, क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ा देंगे अपना। मुद्रा इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अपना उत्पादन बढ़ा देंगे। जब उत्पादन ये बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो उस देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़े, क्योंकि अगर किसी देश में ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, जैसे हम चाइना बोलते हैं, चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, तो वहाँ की देखिए हर चीज़ें क्या होती है, सही, हर चीज़ें सही ढंग से बढ़ रही हैं, तो क्या होगा, हमारे यहाँ भी किसी भी चीज़ की जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आर्थिक ग्रोथ होगा और रोजगार, जैसे उत्पादन जब बढ़ेगा किसी कंपनी में तो वहाँ पर काम करने के लिए वर्कर चाहिए और जो वहाँ पर नौकरी करने के लिए लोग चाहिए, तो उनको रोजगार भी मिलेगा। जब उनको रोजगार मिलेगा तो जो कंपनी में जब रोजगार मिलेगा तो वो उन वर्कर को आय भी मिलेगा, तो उनके पास आय का स्रोत भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, उत्पादन तो कंपनी ने बढ़ा दिया, जीडीपी देश की बढ़ गई, आर्थिक ग्रोथ देश का बढ़ गया, लोगों के पास रोजगार आ गया और आय भी लोगों के पास आ गया। किस वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया था और लोगों ने डिमांड किया था कि हमको ये चीज़ें चाहिए, सभी ने डिमांड कर दिया था। अगर मैं एक बात मानता हूँ, ये कपड़े की कंपनी है, कपड़ा पहले कम बनता था लेकिन जब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों के पास कपड़े की डिमांड भी ज़्यादा आ गई, तो उत्पादन कपड़े का बढ़ गया और जीडीपी बढ़ गई। जब जब देश का उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप बढ़ेगा, आर्थिक ग्रोथ होगा, रोजगार होगा, आय होगा, ये सब बढ़ गया। लेकिन अगर अस्फीति, डिप्रेशन हो गया तब क्या हो जाएगा, अब अस्फीति जब हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, स्टॉक क्या होगा, जो स्टॉक होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। कहाँ, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उत्पादन क्या हुआ, मतलब जो कंपनी का स्टॉक होगा वो तो क्योंकि उत्पादन क्या हुआ, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। जब लोग कपड़ा खरीदेंगे ही नहीं तो कपड़ा वाला कंपनी कपड़ा बनाएगा क्यों, यही सोच लीजिए। जब कपड़ा उत्पादन है, जीडीपी, देश का जीडीपी भी कम होगा, आर्थिक ग्रोथ भी कम होगा, और लोगों को रोजगार क्यों कंपनी देगी, जब उसका कपड़ा नहीं बिकेगा तो वो अपनी कंपनी में कपड़ा बनाने वाले लोगों को क्यों रखेगी, तो रोजगार लोगों को क्यों देगी, तो उसको रोजगार लोगों को नहीं देगी, आय लोगों को क्यों होंगे, आय भी नहीं देगी, मतलब लोगों की आय भी नहीं होगी, जब यहाँ रोजगार नहीं पाएंगे तो आय क्यों होंगी, बस ये याद रख लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा आय नहीं, लेकिन कुछ हद तक सही होता है। तो मुद्रास्फीति से क्या होगा, उत्पादन, जीडीपी, आर्थिक ग्रोथ, ये सब क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग क्या होंगे, हर चीज़ें खरीदेंगे। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो उत्पादन, जीडीपी सब कुछ घट जाएगा। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। अब देखिए यहाँ स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाँ ये यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया था, ये देखिए मंदी है, जब क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, ये मंदी, अभी मंदी में आगे बताऊंगा कि मंदी होता क्या है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, मंदी धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का रोजगार खत्म होता है। आपकी ग्रोथ तो हो रही है देश की, लेकिन रोजगार नहीं आ रहा है, ठीक है, यार रोजगार है उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मंदी आ जाती है, तो रिसेशन होता है उसको, अभी यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है,
यहाँ पर है इन्फ्लेशन। ये जो आपका अगर रेड वाला देखते हैं, ये वाला चीज, ये इन्फ्लेशन वाला है। और जब ये आपका इन्फ्लेशन वाला है, अब ये और ये वाला जो आपका ये है मंदी वाला, जो ये वाला ब्लैक वाला आपका दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, मंदी है और ये इन्फ्लेशन है। अब यहाँ पर ये वाला आपका इन्फ्लेशन है और ये वाला आपका मंदी वाला, तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहे हैं, इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अभी क्या होता है स्टैगफ्लेशन, जब मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ होती है। क्या होता है, जब मुद्रास्फीति और जब मंदी एक साथ होती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या होता है, सामान्य कीमत स्तर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहाँ मुद्रा ये इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो कीमत स्तर में किसी वस्तु की कीमत इन्फ्लेशन में क्या होता है, हाई होता है। लेकिन रोजगार क्या होता है, कम होता है। रिसेशन ही होता है ना जब रोजगार कम होता है, तो ये है रोजगार कम। तो ये नीचे धीरे धीरे, ये ऊपर ऊपर बताए थे ना ये कर्व, तो ये अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ये मतलब मान लीजिए रोजगार, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्फ्लेशन है और यहीं से क्या हो रहा है, यहीं से वो रिसेशन ही आ रहा है। तो अगर स्टैगफ्लेशन आपसे पूछे कि एक वर्ड में बताइए क्या होता है, तो आप बता देंगे कि यही आपके दिमाग में फिगर रहना चाहिए कि वही जो फिगर बना था, ये फिगर जो यहाँ पर आपका किया गया था कलर, यही है पूरा। ये देखिए हम समझा रहे हैं ना, तो यही स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि जब कीमत ज़्यादा हो, किसी मतलब किसी समान वस्तु की सामान्य कीमत ज़्यादा हो, लेकिन रोजगार ही ना हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी हमने क्या कहा था इन्फ्लेशन में आगे, यहाँ कहा था कि कीमत ज़्यादा होगी, मतलब जब लोगों के पास पैसा होगा तो रोजगार भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मंदी वर्ड आ जाता है। यहाँ पर क्या, मंदी जब वर्ड आ जाता है तो कीमत तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रोजगार लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो कीमत बढ़ती है और रोजगार नहीं होता है, तो वही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब क्या होता है, कीमत बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। क्या है, कीमत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। या कीमत वृद्धि की दर आर्थिक वृद्धि दर से ज़्यादा हो, जो कीमत वृद्धि दर है वो आर्थिक वृद्धि दर से ज़्यादा हो, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये याद रख लेंगे, क्या, स्टैगफ्लेशन कहते हैं जब कीमत वृद्धि दर ज़्यादा हो आर्थिक वृद्धि दर से, या कीमत ज़्यादा हो बेरोजगारी भी ज़्यादा हो, या कीमत ज़्यादा हो रोजगार कम हो, तो वही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये याद रखिए, यही वाला जो वो है वही कहलाता है। तो ये आप याद आ जाएगा ना स्टैगफ्लेशन क्या होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, तो जगह टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं, तो कीमतों के आधार पर होता है और मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए एक कौन सा इन्फ्लेशन होता है, एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, रेंगती या मंद मुद्रास्फीति। इसको क्या कहते हैं, जिसमें 3% तक प्रतिवर्ष इस मुद्रास्फीति रहती है, वो क्या होती है, वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन करती है। अगर वॉकिंग क्या होती है, तो देखिए कोई चलता है धीरे धीरे रेंग रहा है, फिर थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया, तो वो 4% प्रतिवर्ष होता है। इसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन, वो 9% तक जाता है। फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, द्रुत मुद्रास्फीति, 2 डिजिट में ये चला जाता है। और जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, तो वो 1000% बढ़ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हिस्ट्री में पहले भी हुआ है। जैसे 1923 में जर्मनी में हुआ था, 46 में हंगरी में हुआ था, अभी 2018 में वेनेजुला में हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन। या जिम्बाब्वे में भी अभी रिसेंट में हुआ था। अब क्या हुआ, ये क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सामान लेना हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एक बोरा भर के पैसा ले जाएंगे, तब थोड़ा सा सामान लेके खरीद के आएंगे। ठीक है, मतलब किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये है, तो उसका 10,000 हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है किसी वस्तु की, पैसे की वैल्यू नाम मात्र रह जाती है, वही होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट तक भी बहुत खराब हो जाती है, 9 तक तो सही होती है रनिंग इन्फ्लेशन, लेकिन यहाँ 2 डिजिट और ये हाइपर वाला बहुत ही खराब होती है। अब देखते हैं यहाँ पर मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मुद्रा जनित इन्फ्लेशन, बुल्ट इन बेच प्राइस इन्फ्लेशन, निम्नलिखित मुद्रास्फीति। अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे।
अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं मांग जनित मुद्रा। ये क्या होता है इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा मांग, पैसा आ जाता है, क्या होता है मांग बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉस्ट जनित मतलब क्या होता है, जब वस्तु बनाने में कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है तो वो भी इन्फ्लेशन का कारण हो जाता है। ठीक है। अब एक होता है कोर इन्फ्लेशन, मूलभूत मुद्रास्फीति, और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। ये जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वो हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। कोर इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, फूड और फ्यूल को प्राइस को छोड़कर सभी कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कहलाता है, जब वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है सभी वस्तुओं और सेवाओं की, तो ये हेडलाइन होता है। और जो फूड फूड और फ्यूल को छोड़ दिया जाए, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो वो क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है फूड और प्राइस को छोड़कर, फूड और फ्यूल प्राइस को। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, जब कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़े और कुछ घटे तो स्क्यूफ्लेशन होता है। ऐसे टर्म है वहां पर पेपर में क्या देगा, यही टर्म देगा, ऐसे स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, स्क्यूफ्लेशन देगा, फिर आपको बताना पड़ेगा होता क्या। तो एक उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा भी लिखा रहेगा जिसमें जब कुछ वस्तु की कीमतें बढ़ें और कुछ घटे तो स्क्यूफ्लेशन होता है। अब देखिए अगर फिलिप्स कर्व की बात करें यहाँ पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, तो ये देखते हैं मान लीजिए ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक दो तीन चार मान लीजिए 6 बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बनता है। ये देखिए तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले तो घटेगा, ऐसे 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 घटेगा, फिर ये क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हो गया इन्फ्लेशन। यहाँ देखिए यहाँ तक जो है 6, यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, ये देखिए ये इन्फ्लेशन बढ़ा, इसका ये क्या है, घटा है ये अनएम्प्लॉय। फिर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ये देखिए 2 हो गया, फिर यहाँ पर ये 5 हो गया। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा भी घट रहा है तो भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अगर इन्फ्लेशन एक उसमें बढ़ रहा है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हम बताए थे इन्फ्लेशन अगर चल रहा है ठीक ठाक तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा और कंपनी को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी आय भी बढ़ेंगी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये याद रखिएगा फिलिप्स कर्व। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक, तो चलते हैं अब आगे। देखिए देखिए मुद्रास्फीति मापने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई होता है। एक होता है जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसको, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये याद रखें। अब देखिए खुदरा कीमतों में परिवर्तन। अब देखिए सीपीआई क्या होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीपीआई। सीपीआई क्या होता है, सीपीआई में खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापा जाता है। जो खुदरा कीमतें होती हैं उसमें सीपीआई, मतलब सीपीआई जो उपभोक्ता ये खुदरा कीमतों को मापा जाता है सीपीआई में। सीपीआई कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला याद रखेंगे औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू, ये याद रखेंगे, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको आईडब्ल्यू बोला जाता है। ये कौन मापता है, श्रम ब्यूरो और एवं श्रम रोजगार मंत्रालय ये मापता है। दूसरा क्या होता है, श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एएल होता है, इसको कौन मापता है, श्रम ब्यूरो और श्रम रोजगार मंत्रालय। तीसरा क्या होता है, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आरएल श्रम ब्यूरो। तो ये तीनों जो आगे के 3 हैं इनको कौन मापता है, तो इनको आगे के 3 को श्रम ब्यूरो मांगता है, श्रम मंत्रालय मांगता है, मापता है। अब चौथा क्या होता है, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई कंबाइंड कहते हैं। अब सीपीआई कंबाइंड इसमें क्या कहते हैं, इसमें रूरल अर्बन सब कुछ आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको कौन मापता है, एनएसओ मापता है, याद रखिएगा। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई, ठीक है, तो एनएसओ मानता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। कौन सा, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कंबाइंड एनएसओ मापता है। और ये सीपीआई एएल श्रम ब्यूरो, सीपीआई एएल आरएल श्रम ब्यूरो, एएल श्रम ब्यूरो और सीपीआई आईडब्ल्यू श्रम ब्यूरो, ये याद रखेंगे। अब देखिए
ये पूछा जाता है कि सीपीआई का बेस ईयर कौन सा होता है। तो सीपीआई का बेस ईयर 2012 होता था पहले, होता है, और पहले 2010 था, ये याद रखेंगे। सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012 है, पहले 2010 है था। सीपीआई में नंबर ऑफ आइटम इन रूरल एरिया में पूछा गया है कि कब है, कितना है, तो 448 नंबर ऑफ आइटम है सीपीआई में नंबर ऑफ आइटम इन रूरल एरिया में। और सीपीआई में नंबर ऑफ आइटम इन अर्बन एरिया में कितना है, तो 460 है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए, इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो डब्ल्यूपीआई होता है उसमें सिर्फ कौन सी शामिल होती हैं, सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं। लेकिन सीपीआई में मापने के लिए कौन सी शामिल होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं दोनों में। अब सीपीआई में कौन कौन सी चीजें रखी जाती हैं ये भी याद रख लेंगे। सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थ जो होता है वो रखा जाता है 45.86%। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ 2.38% है। कपड़े और जूते चप्पल 6.53% इनका वो भार है। और ये आवास का 10.07% इनका भार है। ईंधन और प्रकाश का 6.84% इसका भार है। और मिश्रित मतलब मिसलेनियस 28.32 इनका भार है। तो सबसे ज़्यादा सीपीआई किसका भार है, खाद्य और पेय पदार्थ का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, सीपीआई में सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, खाद्य और पेय पदार्थ का सबसे ज़्यादा भार होता है 45.86%। अब यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यूपीआई सीपीआई, आपको समझ में आ गया ना कि ये बेस ईयर इसका क्या होता है, 2012 होता है, ये याद रख लीजिएगा। और इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, जो कि यहाँ पर डब्ल्यूपीआई में नहीं होती है। और इसमें ये याद रखिएगा एनएसओ मापता है कंबाइंड वाला पर, ठीक है। अब देखिए, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यू क्या पीआई क्या होता है, थोक कीमतों में परिवर्तन। मतलब परिवर्तन क्या होता है कि पहले क्या प्राइस था, अब क्या प्राइस है थोक मूल्य का। तो ये मेनली यही बोला जाता है कि डब्ल्यूपीआई यही मापता है। मापन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजरी या डीपीआईआईटी के अंतर्गत काम करता है। और इसमें मिनिस्ट्री कौन काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री काम करती है डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। कौन सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। नंबर ऑफ आइटम कितना है, 697 नंबर ऑफ आइटम है। पहले इसमें कितना था, रूलर में 448, और इसमें कितना था 460। 697 यहाँ पर है। सिर्फ वस्तुएं ही शामिल होती हैं। इसका बेस ईयर क्या होता है, कौन कब से मापा जाता है, डब्ल्यूपीआई 2011-12 से इसका बेस ईयर है। कौन सा, 2011-12 से। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यूपीआई और भार में, ये मतलब ये डब्ल्यूपीआई में जो आइटम है और भार, अनाज, फल और सब्जियां कितना है, 22.62%। और इसी में खनिज भी आ जाता है 22.62%। कोयला और बिजली, कोयला, बिजली और खनिज तेल 13.15% है। निर्माण उत्पाद 64.23% है। ये निर्माण उत्पाद, ठीक है। तो ये इतना ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं, ये याद रख लेंगे। क्या, मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब अमीर पर और गरीब, देखिए जहाँ पर पॉजिटिव यहाँ हरा से बना होगा वो क्या होगा, उसको फायदा होगा। जहाँ ये माइनस होगा उसको लाभ होगा इन्फ्लेशन से। वो मतलब उसको हानि होगा जहाँ रेड से बना होगा। लिखा गया अमीर और गरीब। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अमीर को ज़्यादा फायदा होगा कि गरीब को फायदा होगा, मतलब तो किसको, अमीर को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके पास पैसा ऑलरेडी है और पैसा आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो गरीब के पास क्या है, गरीब के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन उतना पैसा नहीं आएगा जिससे क्या होगा, वो अपनी सामान को खरीद सकें। तो इन्फ्लेशन, महंगाई अमीरों के, वो तो वैसे भी जानते हैं, अमीरों के लिए फायदेमंद होती है, गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं होती है। तो गरीब महंगाई की मार झेलता है, ऐसे वर्ड आप कहीं कहीं पढ़े होंगे। तो ये तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमीर के लिए फायदा होता है, गरीब के लिए फायदा नहीं होता है इन्फ्लेशन, क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी हर चीज की, जिससे क्या होगा, गरीब को प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्या होगा, उपभोक्ता और उत्पादक, इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अभी मान लीजिए मैंने क्या किया, एक कपड़े के कंपनी के बारे में बात किया, कपड़ा एक कंपनी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो उसने क्या किया, अगर महंगाई बढ़ती है तो मैंने, उसने क्या किया, मान लीजिए 2000 की शर्ट एक बनाई है, ठीक है, 2000 की शर्ट उसने एक बनाई है।
और महंगाई बढ़ने पर वो 2000 का शर्ट कितने में हो गया, वो 2000 का शर्ट कितने में हो गया, 10,000 का शर्ट हो गया। वो 2000 से 10,000 का शर्ट हो गया तो क्या हुआ, उत्पादक के लिए तो फायदा ही हो गया, लेकिन उपभोक्ता के लिए तो घाटा हो गया। मतलब ये खरीदने वाले के लिए तो घाटा ही हो गया, क्योंकि इसने 2000 में बना दिया है और वो 10,000 में बेच रहा है। तो उत्पादक के लिए फायदा है और उपभोक्ता के लिए घाटा है। मतलब जनता, उपभोक्ता तो जनता ही है, जनता के लिए घाटा ही है। तो ये है क्या है, उपभोक्ता लिए घाटा है, उत्पादक के लिए फायदा है। अब देखिए यहाँ पर निश्चित आय समूह लचीली, निश्चित आय समूह मतलब ये याद रख लिया, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले जो होते हैं उनकी आय क्या होती है, एक निश्चित होती है। और ये लचीली आय समूह, मान लीजिए बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी आय अनिश्चित होती है। तो निश्चित आय समूह वाले क्या होंगे, उनको घाटा हो, क्योंकि उनको उतना ही वेतन मिलता था जितना, मान लीजिए 50,000 उनकी वेतन है। अब इनकी इनका कोई कंफर्म नहीं है, किसी दिन 1 लाख कमा लिए, किसी दिन 50,000 कमा लिए, किसी दिन 30,000 कमा लिए। तो ये जो इनका है 50,000 में ही जब महंगाई बढ़ेगी तो सब कुछ चलाना पड़ेगा 50,000 में ही। लेकिन इनके पास क्या है, ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा महंगाई बढ़े और इनकी बिक्री उक्री ज़्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसा आ जाए, तो इनको फायदा होता है, इनको घाटा हो जाता है। लेनदार देनदार, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लेनदार मतलब ऋणदाता है, यहाँ पर लेनदार लेने वाला मत समझिएगा, ऋणदाता है। इंग्लिश में क्रेडिटर, मतलब जो क्रेडिट मतलब क्या, जब जब आपके बैंक में पैसा आ जाता है, आता है, तो उसमें क्या लिखा, क्रेडिट ना, कोई पैसा भेजता है तो उसमें क्रेडिट लिखा रहता है, तो वो देनदार होता है, वो लेनदार होता है, ये याद रखेंगे क्या, उसको क्रेडिटर बोला जाता है। लैंग्वेज में यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। लेनदार मतलब क्रेडिटर, देनदार मतलब ऋणी, ठीक है। अब इसको देनदार, ये लेनदार को बोला, देखिए देनदार ये जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तब ये वर्ड लाया गया। क्यों देनदार इसको क्यों बोला गया, जैसे मैंने पैसा लिया है आपसे, ठीक है। अब यहाँ लिया ये वाला वर्ड मत समझिए, आपने हमको पैसा, मैंने आपसे उधार लिया पैसा, तो मैं ले लिया हूँ, लेकिन हमको पैसा तो देना भी कभी पड़ेगा ना, तो उसी तब ये वर्ड लगा लिखा गया है, देनदार, डिबेटर, ऋणी। अब किसको इसमें फायदा होता है, किसको घाटा होता है, ये बताइए। तो किसको फायदा होता है, जो ऋणी लिया हो, जैसे हमको, आपने हमको पैसा दिया है, हमने क्या किया है, लिया है आपसे पैसा उधार, तो मुझे फायदा होगा, आपने दिया है तो आपको घाटा होगा, ये। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने हमको कितना रुपए दिया है, आपने हमको 20 लाख रुपए दिया है। कितना रुपए दिया है आपने हमको, 20 लाख रुपए दिया है। अब उस 20 लाख, आज के डेट में, आज का डेट कौन सा है, आज का डेट मान लेते हैं आपका 31 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख है, आज 1 तारीख है ना, 1 तारीख, एक, और कौन सा महीना चल रहा है ये, आपका फोर्थ महीना, तो फोर्थ 1/4/2025 को ये वाला डेट है, ठीक है। इस डेट को आपने हमको कितना रुपए दिए, 20 लाख रुपए दिए। अब हमने कहा है कि आप हमको 1 साल के लिए 1 लाख ये दे दीजिए, 20 लाख रुपए। तो आपने हमको 20 लाख रुपए दे दिए। हमने क्या किया, इस 20 लाख रुपए का क्या कर दिया, अब मैंने आपसे उधार लिया है, हमने इसकी ज़मीन खरीद लिया, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसकी ज़मीन खरीद लिया, इसके बाद मैंने, आपने 1 साल बाद जितना ब्याज जो होगा सब मिला के मैंने आपको मान लीजिए 22 लाख रुपए दे दिया, ठीक है। 1 साल बाद मैंने क्या किया, 22 लाख रुपए आपको लौटा दिया और मेरे पास एक ज़मीन हो गई, ठीक है। इतनी ज़मीन हो गई। अब एक उस ज़मीन की कीमत क्या हुई, कितना बढ़ेगी, मतलब वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए अब 1 साल ही मैं उस ज़मीन को रखा हूँ, 1 साल बाद मान लीजिए अगर मैंने उस ज़मीन को 20 लाख में खरीदा है, तो क्या 1 साल बाद वो 20 ही लाख की ज़मीन होगी। ज़मीन की ऐसी कीमत को कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो वो क्या हुआ, ज़मीन बढ़ती बढ़ती गई, मान लीजिए उस ज़मीन की कीमत कितनी हो गई, 1 साल बाद 30 लाख रुपए हो गई। तब आपको हमको कितना देना, हमको कितना देना, हमको आपको 22 लाख रुपए देना है, और हमको वो जमीन की कितनी कीमत मिल रही है, 30 लाख रुपए मिल रही है। तब भी तो हमारा 8 लाख का तो फायदा हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि किसको, मतलब अब देखिए महंगाई, मान लीजिए अब देखिए महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ गई है आगे, अब आपका, तो महंगाई बढ़ी, हमको तो फायदा होगा, लेकिन 20 लाख रुपए 1 साल बाद थोड़ा सा, मान लीजिए थोड़ा सा ही कम अगर होगा, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू हल्का से तो कम होगी। तो याद रखिएगा, हमको 30 लाख रुपए मिल गया, लेकिन आपके पास जितना पैसा था, चाहे महंगाई बढ़े कितना,
लेकिन आपने हमको 20 ही लाख रुपए दिया है तो मैं आपको 20 ही लाख रुपए दूंगा कि महंगाई बढ़ जाएगी मैं आपको ज़्यादा पैसा दे दूंगा। नहीं, आप हमको 20 लाख दिए हैं, मैं आपको एक साल बाद 20 ही लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसका ब्याज ओज दे दूंगा जितना आपका हमारा तय हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो किसको फायदा हुआ है इसमें? इसमें रीडी को फायदा हुआ है। रीडी कौन था? मैं था। आपने हमको पैसा दिया था, हमको फायदा हुआ है। डिवेटर को फायदा हुआ है। इसने जमीन खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया, एक साल बाद बेच दिया, 30 लाख पा गया, 8 लाख का फायदा हो गया, 22 लाख उसको दे दिए हैं, हम आपको दे दिए। ठीक है, और क्रेडिटर जो दिया है उसको घाटा हो गया। अब ये आप एग्जाम्पल से कभी भूलेंगे नहीं, समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की विधियां कौन कौन सी है। देखिए सरकार कौन सी विधि लाती है, इसको आगे भी हम बताएं कि वित्त मंत्रालय बनाता है राजकोषीय नीति। तो फिजिकल पॉलिसी लाती है कौन? सरकार लाती है, वित्त मंत्रालय लाता है। ठीक है, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाती है? आरबीआई लाती है। इसे बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल, आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी लाके बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, गवर्नमेंट जो बनाती है। तो यही तीनों हम देखेंगे यहाँ पर। पहले हम राजकोषीय नीति के बारे में देखेंगे, इसमें क्या होता है। राजकोषीय नीति दो प्रकार की होती है जो वित्त मंत्रालय बनाता है। क्या होता है? एक देखिए, एक क्या होता है, सरकार का इसमें व्यय होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और सरकार के राजस्व के स्रोत होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू होते हैं। यहाँ क्या होता है, पहले वाले में हम देखते हैं लोक निर्माण, पब्लिक वर्क, और रोड, डैम और ब्रिज जो होते हैं। सरकार क्या करती है, आप देखते हैं सरकार रोड बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है। तो सरकार का खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का खर्चा हुआ। हाँ, यहाँ सरकार का खर्चा हुआ। सरकार का यहाँ कैसे खर्चा हुआ? लोक कल्याण, छात्रवृत्ति सरकार देती है, हॉस्पिटल बनवाती है, वृद्धा पेंशन देती है। तो ये क्या हुआ? लोक कल्याण के लिए यहाँ पर सरकार का खर्चा हुआ। सब्सिडी देती है, सोलर पैनल लगवाते हैं वहाँ सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर लेते हैं वहाँ सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं वहाँ सब्सिडी देती है। तो हर जगह आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, सरकार का व्यय यहाँ पर हो गया। डिफेंस, सेना में भी क्या होता है, सरकार क्या खर्च करती है सेना पर, तो वो भी सरकार का व्यय। तो ये मतलब बहुत सी जगह खर्च करती है, लेकिन मेन मेन हमने बता दीजिए। और अगर सरकार के स्रोत कौन से होते हैं, ठीक, तो राजकोषीय नीति क्या इसी इसी नीति के तहत बनाया जाता है। ठीक है, राजकोषीय नीति। सरकार के स्रोत कौन से होते हैं? कर होता है। जैसे ये रोड बना दिए तो उस पर जो आप चलेंगे उसका टोल टैक्स लगता है, तो याद रखिए कर होता है। बी निवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, कोई भी सरकारी कंपनी है उसको क्या हो, प्राइवेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है सरकार के पास पैसा आ जाता है, तो ये बी निवेश हो जाता है। लोक ऋण, एनएससी, केबीआईपी। ठीक है, अब देखिए एनएससी ये सब टाइप के जो आपके बॉन्ड होते थे ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये सरकार के द्वारा जाते हैं। एनएससी कहते सरकार कहती है देखिए इससे तो डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा आ गया, टैक्स से पैसा, अब इससे एनएससी, ये केवीआईपी से भी पैसा आता है, केबीपी से। ये क्या होता है, ये बॉन्ड होते हैं। अब जैसे कहते नहीं, सरकार कहती है कि आप हमको 3 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको 8 साल बाद कितने देंगे, इसका 3 गुना देंगे, 9 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो 8 साल बाद कितने देंगे, ये 9 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो ये सरकार आप कितना पैसा, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 9 साल 8 साल बाद कितना मिला आपको, 9 लाख रुपया। तो वो एनएससी करते नहीं, सरकार एनएससी करवाए, मतलब लोगों की एनएससी हो जाती है। तो कोई करवाता नहीं, सन डॉटर ऐसा एनएससी करवाया जाता है। ये वह वित्तीय उपकरण है जिनके द्वारा सरकार जनता से ऋण लेती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये एनएससी और केबीआईपी। अब यहाँ पर देखते हैं ये सरकार के व्यय हो गया और सरकार के राजस्व ये हो गया। राजकोषीय नीति इसीलिए बनाई जाती है कि सरकार का कभी कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, ये हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई और जो एमपीसी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो बनाती है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीजन था, पहले क्या थे, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ क्या होता था, आरबीआई इस पर इस बनाते थे, लेकिन बीच में 2016 के बाद इस पे क्या हो गया, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करने लगी। क्या है, 2015 तक आरबीआई मौद्रिक नीति को तय करता था, लेकिन 2016 में उर्जित आर पटेल की अध्यक्षता में एक मौद्रिक नीति का गठन किया गया, जो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एमपीसी का गठन किया गया। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक गठन किया गया। देखिए इसका गठन क्यों किया गया, देखिए 2015 में कौन वित्त मंत्री थे, 2015 में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, और उस समय
गवर्नर कौन थे उस समय? गवर्नर थे रघुराम राजन जी। और वहाँ पे उस डिप्टी गवर्नर कौन थे? डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल। अब क्या हुआ था, रघुराम राजन जी और ये अरुण जेटली जी के बीच थोड़ा सा विवाद हुआ। और अरुण जेटली जी कह रहे थे रेपो रेट अब बढ़ाइए, और रघुराम राजन जी कह रहे थे नहीं, रेपो रेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों लोग के बीच विवाद हो गया। अब देखिए, और जेटली जी तो नहीं रहे, बट रघुराम राजन जी ज़्यादा शायद जानते होंगे क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और ये जेटली जी वो इकोनॉमिक्स थे नहीं, वो तो एक वकील थे, मतलब वो बड़े वकील थे। तो दोनों लोग का फील्ड तो अलग था। तो एक, लेकिन वो वित्त मंत्री थे और वो गवर्नर थे आरबीआई। तो याद रख लेंगे, वहां पर जो तो विवाद हुआ, इसीलिए सरकार ने क्या किया, एमपीसी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में 3 आरबीआई के गवर्नर सदस्य होंगे और 3 गवर्नमेंट के सदस्य होंगे। ये कमेटी किसने बनाया? सरकार ने बनाया। 6 मेंबर की कमेटी बनाई, जिसमें 3 आरबीआई और 3 गवर्नमेंट के। अब ये कमेटी कब बनाया गया था? 16 में बनाया गया था, जिस सांविधिक निकाय था, मतलब संवैधानिक नहीं था, सांविधिक, जो किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाए वही। और एक्ट कौन था? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 452 बी था। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आरबीआई गवर्नर होते हैं एमपीसी के अध्यक्ष। ठीक है, ये अब देखिए एमपीसी जो ये उर्जित आर, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये जो 2015 में बना था, उर्जित आर पटेल ने किया था। अब देखिए एमपीसी की जो बन गई, तो इसकी बैठक कितनी बार बुलाने का वो किया गया, कहा गया कि बैठक हर 2 महीने में एक बार होनी है। मतलब साल भर में 6 बार इसकी बैठक होनी है, ये सरकार ने कहा। अब देखिए, बट गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम 4 बैठक, जैसे बाई चांस से किसी साल बैठक ना हो पाए तो गवर्नमेंट कहती है कम से कम आप 4 बैठक तो जरूर ही लीजिए। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब आई थी? ये 2016 में आई थी। इससे क्या होता है, इससे पहले जो मॉनेटरी जो पॉलिसी थी कौन बनाती थी? तो ये सिर्फ आरबीआई बनाती थी। अब ये कौन बनाती है? वो एमपीसी भी मिलके बनाती है। एमपीसी में कौन आता है? एमपीसी में आरबीआई तो आता ही है, 3 सदस्य इसके, 3 सदस्य गवर्नमेंट के भी। पहले गवर्नमेंट वाली इसमें इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन एमपीसी लाकर इसमें गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करने लगी मॉनेटरी पॉलिसी में। ये मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? आरबीआई इससे बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब आरबीआई कहती है कि बैंक कितना पैसा दे, कितना नहीं। तो हो सकता है बैंक क्या ज़्यादा पैसा लोगों को दे दे। ठीक है, हमेशा तो देखते नहीं, बैंक हमेशा लोन बांटते रहते हैं, ये लोन ले लो, गाड़ी लोन ले लो, बैंक बैंक ये बंगला लोन ले लो, पता नहीं क्या क्या मकान, ये सब लोन देते रहते हैं। तो यही कंट्रोल करती है कि अब ज़्यादा पैसा फ्लो मत करिए, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये याद रख लेंगे, एमपीसी। अब ये क्या है? गवर्नमेंट, ये भी प्रशासनिक नीति कौन बनाती थी? तो गवर्नमेंट बनाती है। प्रशासन से रिलेटेड है तो ये गवर्नमेंट बनाती है। अब यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर सीधी मॉनेटरी पॉलिसी एक के में 2 चीज़ें होती है, एक क्वांटिटेटिव इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसी दो, मतलब ये जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, इन्हीं दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पूछ सकता है कि क्वांटिटेटिव में कौन आता है, क्वालिटेटिव में कौन आता है। तो यहाँ पर बैंक रेट क्वांटिटेटिव में आता है, रेपो रेट आता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज एमएसएफ आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अस्थाई जमा सुविधा आता है, कैश रेवेन्यू रेट आता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मुक्त बाजार प्रचलन ये भी आता है। अब देखिए क्वांटिटेटिव, मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, रेशोनिंग ऑफ क्रेडिट आता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन आता है, मोरल, ठीक है, मोरल प्रेशर आता है, डायरेक्ट एक्शन आता है। तो ये याद रखेंगे, इतना क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। अब इन्हीं सबको हम आगे बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या होता है हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तब यहाँ तक से यहाँ जो इन्फ्लेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर था आपको या मतलब तैयार हो गया होगा। तो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ा जाता, हर चीज़ें आपको पूरे डिटेल में करवाया जाता है और कंप्लीट करवाया जाता है। ये नहीं कि आज ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया, हर चीज़ें आपको डिटेल में और एक पार्ट वाइज पढ़ाया जाता है जब तक आपका वो कोर्स ये सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो जाए।
इसका जल्दी से ही मैं कम ये मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ये इकोनॉमिक्स बहुत ही जल्दी मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका पेपर पास में है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।